हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और ये हमारा 5th लेक्चर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का। ये इवेपोरेशन टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम इवेपोरेशन देखेंगे क्या होता है, प्लस हम देखेंगे कि इवेपोरेशन के कौन से फैक्टर्स हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से वीडियोस को देखना। और साथ ही हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और प्लस 2 ऐसी स्टेट्स के बारे में देखेंगे जो हमारी 4th एंड 5th स्टेट्स हैं मैटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, आप यदि देखो तो जो इवेपोरेशन है वो क्या है, आप इसमें देख रहे हो ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखो ये सीधे दिख रहा है, ये आपका सपोज ऑक्सीजन हो गया और ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच है। तो ये क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हो ये इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके क्लोथ सब सूखते हैं, आप कपड़े सुखाते हो, स्प्रेड करते हो बाहर, उसमें आप देखते हो कि पानी कुछ समय बाद आपके कपड़े सूख जाते हैं, यानी पानी कहाँ गया, पानी इवेपोरेट हो गया। तो ये आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है। उसी तरह आप देखते हो कई बार आपने किसी बर्तन में पानी रखा है तो क्या होगा, यदि वो पानी है तो वो इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन का क्या मतलब है कि पानी सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ गया। ठीक है, इवेपोरेट हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स वो स्पेस को छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हो सरफेस को ये छोड़ रहे हैं, ये सरफेस है वाटर की और यहाँ से छोड़कर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन है। अब इसको समझते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या हुई इसकी, दिस इज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड। क्या फिनोमेना है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मीन्स इसमें लिक्विड चेंज होगा वेपर्स में, बट किसी भी टेम्परेचर पर। जरूरी नहीं है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जब होगा तभी ये इवेपोरेशन कहलाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो बॉइलिंग हो जाएगी। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है ना, व्हेन इट चेंजेस टू वेपर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। कब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कब इवेपोरेशन कम होगा, देखते हैं। पहला फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये बर्तन है एक, उसमें पानी है, ये इसका जो आप देख रहे हो ये बड़ा है ऊपर का सरफेस, इसमें सरफेस छोटा है। ठीक है, तो किस में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इवेपोरेशन इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें इवेपोरेशन कम होगा। तो इवेपोरेशन किससे बढ़ता है, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है और इसमें कम होगा। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज। क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है, आपने देखा था पिक्चर में कि सरफेस से ही मॉलिक्यूल ऊपर उड़ रहे हैं। तो सरफेस बड़ी होगी जितना ज़्यादा, उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो ये ध्यान रखना है। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो, आप जानते हो कप और सॉसर होता है। आप चाय कप में पी रहे हो या फिर आप कप में से चाय को सॉसर में उड़ेल कर पी रहे हो, तो किस में जल्दी ठंडी होगी चाय, जब आप उसको सॉसर में डाल रहे हो। क्यों, क्योंकि सॉसर में क्या हुआ, कप जो उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। आपने कपड़े मशीन से अपने निकाले और आपने उसको तह करके रख दिया, फोल्ड करके रख दिया, क्या वो सूखेंगे जल्दी, या आप उसको स्प्रेड करोगे तब सूखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उनको तार पर सुखाओगे और अच्छे से उनका जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उससे, और वो कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि सरफेस एरिया पर आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और ये फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सारे फैक्टर्स ध्यान से समझना। सेकंड जो फैक्टर है आपका वो है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो, एक तो था सरफेस एरिया ज़्यादा हो, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर ज़्यादा हो। बहुत सीधी सी बात है, ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, भाई सन होता है आपका, समर्स होते हैं तो जल्दी कपड़े सूखते हैं, विंटर्स होता है तो
टाइम लगता है, क्योंकि भाई समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सबसे आपका इजी एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और ये आप देख सकते हो, ये पिक्चर मैंने दिखाई है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी है। तो यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि इवेपोरेशन, तो जहाँ पर सन है वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सन आधा छुपा हुआ है देख रहे हो आप, यहाँ पर इवेपोरेशन कम हो रहा है। तो इट शोज़ कि कहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो क्या होगा, हमने देखा था ना पार्टिकल्स ही तो निकलते हैं सरफेस से, ठीक है। पार्टिकल्स अपने सरफेस छोड़कर ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और वो कैसे जाएंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो वेपर में चेंज होंगे, ठीक है। यही हमने पढ़ा है, जब स्टेट चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तभी चेंज होती है। तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो हम लिख सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। थर्ड फैक्टर है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होनी चाहिए, ये भी आपको पता है। अब सीधी सी बात है, यदि रेनी सीज़न है, रेनी डे है, रेन हो रही है या रेन हो चुकी है, क्लाउडी है केवल, पर सन नहीं है, तो क्या होगा, आपके जो क्लोथ्स हैं वो उतनी जल्दी नहीं सूखेंगे, वो टाइम लगाएंगे सूखने में। जबकि सन है तो ईजिली सूख जाएंगे। मीन्स यदि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो कम होगा, जबकि आपका इवेपोरेशन कब ज़्यादा होगा, जब ह्यूमिडिटी कम होगी। तो जितना डिक्रीज होगा ह्यूमिडिटी में, इवेपोरेशन फास्टर होगा। सो द एयर अराउंड अस, और ऐसा क्यों होता है, देखो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। If the amount of water in our air is already high, the rate of evaporation decreases, ठीक है। क्योंकि जो हमारी एयर है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो अब उतना पानी है एटमॉस्फेयर में तो वो पानी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांसफ़र होगा वो किधर से होगा, फ्रॉम मोर अमाउंट टू द लेस अमाउंट। अब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में भी उतना पानी है, तो और पानी वो होल्ड नहीं कर सकता, तो इवेपोरेशन घट जाएगा, कम होगा। आप देख सकते हो, ये मैंने दो पिक्चर आपको दिखाने के लिए बनाई हैं। यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन होगा वो लेस होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन मोर होगा। लेस ह्यूमिडिटी, मोर इवेपोरेशन, ठीक है ना। और हियर लेस इवेपोरेशन। तो ये इस पर डिपेंड करेगा। और फोर्थ फैक्टर है आपका एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। यदि विंड स्पीड बढ़ेगी, ये भी बहुत सिंपल सा फैक्टर है, यदि विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन कम होगा, सॉरी विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। सो एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये आपका फोर्थ फैक्टर हो जाता है, ठीक है। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Clear? तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा कम होगी विंड उतना कम इवेपोरेशन होगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, आप देख सकते हो ये कपड़े जब हवा में इस तरह उड़ते हैं तो बहुत तेज़ सूखते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके इवेपोरेशन के फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स हमने पढ़े। फर्स्ट फैक्टर था आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द इवेपोरेशन रेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द इवेपोरेशन रेट, डिक्रीज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द इवेपोरेशन रेट, इंक्रीज इन विंड स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपने देखा है कि जो आपके कूलर के जो पैड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पानी फ्लो होता है, और उसकी वजह से वो पानी फिर इवेपोरेट होता है और आपको कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ही कॉज कर रहा है कूलिंग। अब कैसे समझ सकते हो इसको, जैसे जब आपका रेनी सीज़न होता है, यानी कि इवेपोरेशन कम होता है, तो उस समय कूलर्स इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं,
क्योंकि जो पैड्स में पानी फ्लो हो रहा है वो इवेपोरेट ही नहीं कर रहा है। जब इवेपोरेट नहीं करेगा तो वो कूलिंग नहीं करेगा, जबकि जो समर्स हैं उसमें इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी। सो लिक्विड absorbs energy from the surrounding to gain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surrounding cool. देखो होता क्या है कि जो लिक्विड्स हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? दे एब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है ना, एनर्जी कहाँ से ली उन्होंने? फ्रॉम द सराउंडिंग। और फिर टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल। तो फिनोमेना क्या है आपका कि जब लिक्विड ने, जब सपोज एवेपोरेशन हुआ तो उसमें जो एनर्जी लॉस हुआ तो उसको रीगेन करने के लिए, ठीक है ना, लिक्विड्स क्या करते हैं? सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। क्यों लेते हैं? टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन के दौरान एनर्जी लॉस हुआ उसको पूरा करने के लिए। एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो एब्जॉर्ब की एनर्जी उन्होंने फ्रॉम द सराउंडिंग, उसकी वजह से क्या होगा? हमको सराउंडिंग कूल लगती है। इट मेक्स द सराउंडिंग कूल। ठीक है ना, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो हुआ उसको रीगेन करने के लिए वो फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन योर पाम, when you pour some acetone or the nail polish remover on your palm, आप जब नेल पॉलिश लगाते हो या बॉयज़ हैं नहीं लगाते हैं मान लो तो, लेकिन उनको पता है कि स्प्रिट है या नेल पॉलिश है, ये सब क्या होते हैं, आप यदि कभी इसको टच करते हो तो थोड़ा सा वो कूल लगती हैं। तो क्यों कूल लगती हैं? देखो या सपोज ये हैंड दिखाया मैंने यहाँ पर, तो इसने पाम में अपने एसीटोन लिया और जैसे आप लोग एसीटोन या नेल पॉलिश या इस तरह का जो रखोगे आप, तो आपको यहाँ पर कूलिंग लगेगी। कूलिंग क्यों होगी? बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं उसके, दे गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, उन्होंने आप ही के पाम से एनर्जी ली। ठीक है ना, फ्रॉम योर पाम दे गेन एनर्जी और फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम, फिर यहाँ से इवेपोरेट किया तो यहाँ से एनर्जी ली आपके पाम से एंड देन इवेपोरेट किया कॉजिंग द पाम टू फील कूल, उसकी वजह से आपको पाम क्या होगा? कूल लगता है। समझ में आ गया? ठीक है ना, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आपके पाम से एनर्जी लेते हैं एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है, फिर जब वो इवेपोरेट करेंगे आपका पाम आपको कूल लगेगा। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? आपके ग्लास में आइस कोल्ड वाटर है और आप उस पर कुछ देर बाद देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स। कई बार तो ग्लास के नीचे भी बहुत सारा पानी आपको दिख जाएगा। तो देखो क्या होता है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपने एक टम्बलर में कुछ आइस कोल्ड वाटर लिया। सून वी विल सी द वाटर ड्रॉपलेट, आप जल्दी उसमें वाटर ड्रॉपलेट देखोगे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो आपका एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, देखो पता है हमको, ठीक है ना, वो क्या होगा? वाटर जो एयर में है वो एक ज़्यादा टेम्परेचर पे है, तो ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, वो क्या होगा? वो एनर्जी लूज होगी और कंडेंस कर जाएंगी यहाँ पर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज द वाटर ड्रॉपलेट। वही हम वाटर ड्रॉपलेट में देखते हैं। देखो ये एक आपने ग्लास लिया पानी का, ठंडा पानी है इसके अंदर आपके ग्लास के अंदर, और उसको आपने टेबल पर रखा। ठीक है, ये आपका इसमें कोल्ड वाटर है, ये ग्लास है आपका। तो क्या होगा यहाँ पर, अब कुछ समय बाद आपने इसको जब फ्रिज में से निकाल करके यहाँ पर ठंडे में रखा है, तो क्या होगा? कुछ समय बाद आप यहाँ पर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे ऐसे। ठीक है, ये दिखती हैं वाटर ड्रॉपलेट, आपने वाटर बॉटल भी रखी है तो उसमें दिखती हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो आपकी एयर जो जिसमें वाटर वेपर है, सॉरी जिसमें वेपर्स हैं एयर में वाटर वेपर, वो क्या होगा? इससे हिट करेंगी। ठीक है, ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर की जो वेपर है वो हिट करेगी और ये है मोर टेम्परेचर पर। यहाँ पर टेम्परेचर मोर है और यहाँ पर टेम्परेचर लेस है, लेस टेम्परेचर। तो क्या होगा? ये कंडेंस कर जाएगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर?
कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लूज होगी और वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है कई बार। ये जितना भी मैंने आपको बताया, इवन ये जो भी आपको बताया कि वाई डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर surface of the glass containing ice cold water, this is also important. So what is the difference in boiling and evaporation? Evaporation can take place at any temperature. Remember, सबसे पहली चीज़ क्या है, पहला डिफरेंस, evaporation can take place at any temperature, ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो होती है happens only at the boiling point. बॉइलिंग कब होगी? केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होगी, ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, सरफेस से होगा। बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना है, यहाँ पर वेपोराइजेशन जो होगा वो थ्रू आउट द लिक्विड से होगा। वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। तो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन को आप लिख सकते हो सरफेस फिनोमेना और बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना हुआ, ठीक है। ये आपका आ रहा है, बल्क प्रोसेस लिख सकते हो या बल्क फिनोमेना कर सकते हो इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा। देखो अभी तक 3 स्टेट्स होती थी, लेकिन अब साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। उनमें जो एक स्टेट है जिसको हम 4th स्टेट कह सकते हैं, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, ध्यान रखना है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है, यानी इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत एनर्जी है। दीज पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। दूसरा क्या है, ये पार्टिकल्स किस फॉर्म में? आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में। और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं आपकी और जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं उनमें प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा किस फॉर्म में? आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में। और ये जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब होती हैं, उनमें प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा से ही ग्लो करते हैं। तो होता क्या है इनसाइड, अब ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब क्या होता है। तो देखो इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, तो ये याद रखना, नियॉन से याद आ जाएगा ये आपको। एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है एग्जाम में। और सम अदर गैसेस। अब होता कैसे है, ये कैसे ग्लो करता है? द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है, मीन्स वो आइंस में ब्रेक हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है, एंड गेट्स चार्ज। सीधी सी बात है, जब आइंस में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो ये गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है और चार्ज हो जाती है। और इस चार्जिंग अप की वजह से, दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा, इसकी वजह से एक प्लाज्मा क्रिएट होता है, प्लाज्मा बनता है यहाँ पर। एंड ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब, और उसकी वजह से ये ग्लो करती है ट्यूब से, बल्ब जो भी है। द प्लाज्मा ग्लोज विद द स्पेशल कलर। अब प्लाज्मा कई बार डिफरेंट कलर्स में ग्लो करता है, उसका रीज़न क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि कौन सी गैस उसके अंदर है। जो सन और स्टार्स हैं, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम, ये भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं। एंड द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से प्लाज्मा स्टार्स में क्रिएट होता है। नाउ लेट्स सी, अब ये 5th स्टेट आपकी आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये हमने 4 स्टेट्स देख ली, दिस इज द 5th स्टेट ऑफ द मैटर। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? इन 1920 में क्या हुआ, इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, सत्येंद्र नाथ बोस, had done some calculations for a 5th state of matter. This is the 5th state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter. किसने प्रिडिक्ट की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये नाम याद रखना आपको, न्यू स्टेट ऑफ मैटर, और इसको क्या कहा गया? द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
इन शॉर्ट BEC। तो ये ध्यान रखना है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? जो इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ ऐसी कैलकुलेशन की जिससे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो समझ में आती है, या उसके लिए कैलकुलेशन की गई। उसके उन कैलकुलेशन पे बेस करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट को नाम दिया, उसको प्रेडिक्ट किया और उसको नाम दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो कैसे बनता है? देखो, बाय कूलिंग अ गैस। हमने देखा था प्लाज्मा में क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गैस को कूल किया जाता है बाय कूलिंग अ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, बहुत लो डेंसिटी में। एंड कितनी लो, कैसे कंपेयर करा गया यहाँ पर? अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी लो डेंसिटी होगी जो कि एयर से 100,000 लेस है, टू द सुपर लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो। तो ये हो गया आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट विच वॉज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, एंड दैट इसी वजह से उसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये गैसेस से बनता है, जब उनको कूल किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर विद लो डेंसिटी, तब क्या बनता है हमको? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम अगला चैप्टर करेंगे, उससे पहले मैं सारे इसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दूंगी, और उम्मीद है आपको ये सारे वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। अच्छे से इनको समझ के आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स में आप देखोगे बड़ा चेंज आएगा। ध्यान से वीडियो देखना, समझ कर देखना, और चैनल पे यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।